ओके बेटा, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस में हम लोगों ने देखा रेजोनेंस दो प्रकार के थे, पाई पाई कंजुगेशन और पाई पी कंजुगेशन। हमने रेजोनेंस कराकर आपको दिखाया कर, ये भी कहा था कि घर पर जाकर इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। जब ये सब काम हो जाता है तो अगला बेटा पॉइंट हमारे सामने है कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने देखा था कि किसी मॉलिक्यूल के ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उन स्ट्रक्चर को देखकर हम उसका हाइब्रिड बनाते हैं। तो सवाल यह है कि उस हाइब्रिड को बनाने में किस स्ट्रक्चर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो इसका सीधा सा बेटा आंसर आता है, जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा, जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा, उस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, ज्यादा। अब सवाल यह है कि हम लोग स्टेबिलिटी को कैसे चेक करें। इसको चेक करने के 3 छोटे छोटे स्टेप होते हैं। हम पहले स्टेप से चेक करेंगे, अगर स्टेबिलिटी चेक हो गई तो आगे के स्टेप को बेकार छोड़ देंगे। अगर पहले स्टेप से स्टेबिलिटी चेक नहीं होती है तो दूसरे स्टेप से चेक करेंगे। दूसरे स्टेप से मान लो आंसर आ गया तो तीसरे स्टेप को छोड़ देंगे। अगर दूसरे से आंसर नहीं आया तो तीसरे स्टेप से चेक करेंगे। तो सीक्वेंसली चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, पहला स्टेप क्या था। पहला बेटा स्टेप होता है नॉन पोलर स्पीसीज आर more stable than polar species। स्पीसीज बोलो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, ठीक है। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लीजिए, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर दे रहे हैं, ठीक है। Non-polar resonating structure are more stable than polar resonating structure। For example, ये दिया और इसका एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया। हमने आपसे पूछा बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो ये नॉन पोलर है, वो पोलर है, तो वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ओके, अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट से यह भी पूछना चाहूंगा कि फर्स्ट से सेकेंड वाला बना कैसे होगा। आपने इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस पे ट्रांसफर कराया होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया होगा। तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर पहले स्टेप से कंपेयर ना हो पाए तो हम लोग दूसरे स्टेप पे जाएंगे, लिखेंगे मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर स्टेबल इज दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्डों की संख्या ज्यादा होती है उनका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होता है। पहले नॉन पोलर से चेक करेंगे और फिर बॉन्डों की संख्या से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दिया और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दिया। और हमने आपसे पूछा इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको बताना है ज्यादा स्टेबल कौन होगा। देखिए, सबसे पहले तो पहले स्टेप से देखेंगे नॉन पोलर वाले से। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। पहले स्टेप से स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं हो पाई,
अब हम लोग चेक करेंगे दूसरे स्टेप से। यहां पर 3 बॉन्ड है, यहां पर 4 बॉन्ड है, इसलिए सेकंड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। राइट बेटा? तो सबसे पहले स्टेप से चेक करते हैं, अगर उससे आंसर ना आ पाए तो दूसरे स्टेप से चेक करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट से यह भी पूछना चाहूंगा कि पहले से दूसरा बनाया कैसे होगा। तो आपने इन लोन पेयरों को यहां पे पटका डीलोकलाइज करवाया तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया होगा। डबल से हो जाएगा ट्रिपल, ये लोन पेयर यहां डीलोकलाइज हो गया, इस पर आ गया पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ओके, देखिए बेटा होता क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन होता है sp या sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है और इसका वैकेंट p ऑर्बिटल इसके फुल फिल्ड p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है और ये बॉन्ड डबल से ट्रिपल हो जाता है। क्लियर? तो ये रेजोनेंस कैसे हुआ है, हमने इस लोन पेयर को यहां पे डीलोकलाइज कराया है और ये स्ट्रक्चर बन गया है। तो वहां पे बॉन्डों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो गई। ठीक है? तो पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप। अब मान लो दूसरे स्टेप से भी कंपैरिजन नहीं हो पाया, तो हम लोग जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, दैट इज लाइक बियर लाइक। ओके, जो जैसा होता है वो वैसे चार्ज को बर्दाश्त करता है। ये वाला पॉइंट हम आपको पहले भी इंडक्टिव इफेक्ट में समझा चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबलाइज होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो डी स्टेबलाइज होगा। लाइक बियर लाइक। ओके, आप जानते बेटा अगर तीसरे स्टेप से भी काम ना हो पाए, आंसर ना आ पाए, तो हम लोग चौथे स्टेप की तरफ जाते हैं और चौथा स्टेप है सेम चार्जेस फार अपार्ट। सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस, प्लस प्लस या माइनस माइनस दूर होने चाहिए। बहुत ही सिंपल सा इसका रीजन है कि जितने दूर होंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना कम होगा और रिपल्सन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सेम चार्जेस शुड फार अपार्ट, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। राइट? तो ये 4 बेटा सिंपल से स्टेप होते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को चेक करने की। सबसे पहले बोलिए नॉन पोलर पोलर, फिर बोलिए बॉन्डों की संख्या, फिर बोलिए लाइक बियर लाइक, और फिर बोलिए सेम चार्जेस फार अपार्ट। ओके, अगर आपको ये चारों स्टेप क्लियर है, सिक्वेंसली ध्यान रखिएगा, सिक्वेंसली लगाते हैं। तो आइए पहले नीट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके सामने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आए, एक, दो, तीन, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आए हैं और आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका पूछा गया बहुत ही आराम से। सबसे पहले देखेंगे नॉन पोलर। पोलर चार्ज है, पोलर चार्ज है, पोलर चार्ज है, ये नॉन पोलर है, तो पहले वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे पहले वाले स्टेप से ये मोस्ट स्टेबल आ गया, लेकिन ये कंपेयर नहीं हो पाए। अब इन तीनों को सेकंड स्टेप से चेक करेंगे।
जहां पर बॉन्डों की संख्या ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहां पे बॉन्ड सबसे ज्यादा है, तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी थर्ड और फोर्थ वाले से ज्यादा होगी। थर्ड और फोर्थ वाले को सेकंड स्टेप से कंपेयर नहीं कर पाए तो थर्ड स्टेप के पास जाएंगे, लाइक बियर लाइक। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव है और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव है। यहां पे लाइक बियर लाइक है, तो फोर्थ इज मोर स्टेबल देन थर्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, तीसरे स्टेप से पूरा कंपैरिजन हो गया, तो चौथे स्टेप पर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको 4 स्टेप बता जरूर दिए हैं। सच्चाई ये है कि तीसरे स्टेप पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पक्की बात है। कभी कभार हमें चौथे स्टेप की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज थर्ड स्टेप तक काम हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। फिर एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं जो आप करके दिखाइएगा। ओके, चलिए आइए एक क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तरीका वही है। ठीक है, हम 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद अपने मन से कर कर देखिएगा। मैं ऑनलाइन में समय बर्बाद बगैर किए हुए सीधे सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए। ठीक है, क्योंकि इससे फायदा ये मिल जाता है कि वीडियो का ड्यूरेशन छोटा हो जाता है, तो लोड होने में आसानी रह जाती। ठीक है, तो आप पॉज करके उस सवाल को करिएगा। ठीक है, देखिए पहला स्टेप है नॉन पोलर आर मोर स्टेबल। पोलर 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 पोलर, पहले स्टेप से कंपैरिजन नहीं हो पाया, हम दूसरे स्टेप के पास गए। मोर कोवलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल इज दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 2 4। देखो बेटा, जो बॉन्ड दिखाई पड़ा करे उन्हीं को देखा करो। जो बॉन्ड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जबरदस्ती उनके अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 2 2 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3। सेकेंड स्टेप से ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट एंड थर्ड is more stable than second and fourth. First and third is more stable than second and fourth. ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है, सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करना। तो तीसरे स्टेप के पास जाएंगे, लाइक बियर लाइक। देखिए पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर नेगेटिव, तो लाइक बियर लाइक, तो पहला वाला मोर स्टेबल देन तीसरा वाला। दूसरे और चौथे को कंपेयर करने के लिए भी लाइक बियर लाइक के पास जाइए। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव, लेस स्टेबल मोर स्टेबल, दूसरा वाला मोर स्टेबल देन चौथा वाला। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, मैंने कहा था ना तीसरे स्टेप से हमारे काम हो जाते हैं, हमें चौथे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो लिख लीजिए
जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही कंट्रीब्यूशन का भी ऑर्डर होगा, राइट। चलिए बेटा हटाते हैं इसको, ओके। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे फ्यू पॉइंट। फ्यू पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे, इन ऑल resonating structure number of paired and unpaired electron must be same. In all resonating structure, number of paired and unpaired electron must be same. जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होनी चाहिए। समझाने के लिए ऐसे रफली एग्जांपल दे रहे हैं, आप लिखिएगा मत, बस देख लीजिए। ये दिया, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है एंड ऑल बॉन्ड पेयर आर पेयर्ड। तो CH में 2, दूसरे CH में 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 4 16। 16 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अवस्था में रखे और एक इलेक्ट्रॉन ये जो है वो अनपेयर्ड अवस्था में रखा हुआ है। अच्छा, अगर आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, अगर आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 4 16, अभी भी 16 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो देखिए नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे समझाने के लिए बता दिया। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्टेट रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ऑक्टेट रूल नॉट वायोलेटेड। ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऑक्टेट रूल नॉट वायोलेटेड, ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, मैंने बोला क्या इसका ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? क्या इसका ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? तो कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि बिल्कुल बनेगा, क्योंकि एक एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल और चार्ज पहले से पहुंच जाएगा तीसरे के पास। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? जब ये रिजोनेंस में गया तो नाइट्रोजन के ऑक्टेट रूल का उल्लंघन हो गया। इसके वैलेंस सेल में 3 और 2 5, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एनिलीनियम का ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इन रेजोनेंस, मैं एनिलीनियम आयन को हटाना चाहूंगा।
in resonance only electronic arrangement changes, but atomic arrangement remains same. ब्रैकेट में ए डिफरेंस फ्रॉम टॉटोमेरिज्म। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी बेटा हम लोग रेजोनेंस कराते हैं, हम लोग से बेटा इलेक्ट्रॉनों की उठापटक कराते हैं। क्या एटमों की उठापटक हम लोगों ने कराई थी? नहीं। मतलब रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट चेंज होता है, एटमों के अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि बेटा टॉटोमेरिज्म एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है और एटमों का अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है। तो दिस इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट बदलता है, जबकि टॉटोमेरिज्म में इलेक्ट्रॉनों का भी बदलता है और एटमों का भी बदलता है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। रेजोनेंस always leads to stability। रेजोनेंस बेटा हमेशा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जब भी बेटा रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस एनर्जी इन्वॉल्व होती है और रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो रेजोनेंस ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ओके, अच्छा बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, जिस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट हमने दो प्रकार से पढ़ाए थे, उसी प्रकार से रेजोनेटिंग इफेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। रेजोनेटिंग इफेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे इंडक्टिव था -i और +i, ये भी दो प्रकार के होते हैं, -r इफेक्ट और +r इफेक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि -r ग्रुप क्या होते हैं और +r ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, -r ग्रुप हम उन्हें कहते हैं जिनके सेंटर एटम ने पाई बॉन्ड बनाया हो। दोज ग्रुप whose center atom have pi bond। ऐसे ग्रुप जिनके सेंटर एटम ने पाई बॉन्ड बनाया हो उन्हें -r ग्रुप कहा जाता है। जैसे नाइट्रो, आप देखिए नाइट्रो में N ने पाई बॉन्ड बनाया है सेंटर एटम ने। साइनाइड, कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया है। CHO, कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया। COOH, कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया।
और बेटा CH3। CH3 में कार्बन ने पाई बॉन्ड तो नहीं बनाया, मतलब ये कॉमन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, फिर भी बेटा ये -R ग्रुप होता है और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वाया रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो CH3 इज ए -R ग्रुप एक्सप्लेन्ड बाय रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। जब हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको दिखाएंगे। तो ऐसे ग्रुप जिनके सेंटर एटम ने पाई बॉन्ड बनाया होता है हम लोग उन्हें -R ग्रुप कहते हैं। बात करते हैं +R ग्रुप क्या होते हैं। दोज ग्रुप whose center atom have lone pair और नेगेटिव चार्ज। जिनके सेंटर एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है हम उन्हें +R ग्रुप कहते हैं, जैसे O- NH2 OR हेलोजन और लास्ट में एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल हो, मिथाइल ले लो या इथाइल ले लो। जैसे बेटा CH3 ने नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं किया फिर भी ये -R होता है, एक्सप्लेन्ड बाय रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। वैसे CH3 में देखिए कार्बन पे लोन पेयर नहीं है फिर भी ये +R होता है, एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। तो एल्काइल ग्रुपों का जो +R नेचर होता है वो हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन होगा। बेटा -R को -M भी कहते हैं और +R को +M भी कहते हैं। मैंने कहा था आपसे लास्ट में रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बता देंगे। फिलहाल अभी रेजोनेंस बोलो या मीजोमेरिक बोलो एक ही बात है, -R -M +R +M एक ही बात। ओके, तो रिजोनेटिंग इफेक्ट दो प्रकार का, -R और +R। -R ग्रुप कौन से होते हैं जिनके सेंटर एटम ने पाई बॉन्ड बनाया हो, इंक्लूडिंग CH3। और +R कौन होते हैं जिनके सेंटर एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, इंक्लूडिंग CH3। इसी के नीचे कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है, हटा रहा हूं इसको। ये जो बेटा -R ग्रुप होते हैं, ये जो -R ग्रुप होते हैं दे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, hence called इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। -R ग्रुप जिस पर भी लगाए जाते हैं, मान लो बेंजीन पे लगाया, आप किसी दूसरे अनसैचुरेटेड सिस्टम पर लगा सकते हो। मान लो हमने बेंजीन पर लगाया तो ये बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को घसीट लेते हैं, मतलब ये सामने वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, इसीलिए इनको -R ग्रुप कहते हैं। जबकि +R क्या करेंगे, they increases electron density of benzene ring, hence called इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? ये देखिए एक एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी। खुद देखिए, देखिए आपने इस -R ग्रुप को बेंजीन से जोड़ा
तो डबल सिंगल डबल पाई पाई कंजुगेशन हुआ और इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव O की तरफ होगा, तो वो अलग बात है, ये सिंगल हो जाएंगे, ये डबल हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दिखाया, हम बस ये दिखाना चाह रहे थे कि इस ग्रुप के कारण रिंग पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डिलोकलाइज होकर यहां जाएगा, ये पॉजिटिव डिलोकलाइज होकर यहां जाएगा। आप बस ये फील करिए कि इस NO2 ग्रुप के कारण रिंग पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई रिंग की, कम, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को बाहर घसीट लिया। इसीलिए -R ग्रुपों को हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी कहते हैं। अब जरा यहां पर भी फीलिंग डेवलप करिए, कोई +R ग्रुप देखिए, आप देखिए ये +R ग्रुप क्या करेगा, अपने लोन पेयर को रिंग में भेजेगा, जिसके कारण रिंग पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव डिलोकलाइज होके यहां जाएगा, यहां से डिलोकलाइज होकर यहां जाएगा। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, रिंग पर नेगेटिव चार्ज आया, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आया। इसीलिए -R को इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और +R को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा भाई दोनों को देखिए, वहां पे -R एक्सप्लेन किया है, यहां पे +R एक्सप्लेन किया, दोनों में देखिए कॉमन बात दिखाई पड़ रही है। -R इलेक्ट्रॉन घसीट रहे हैं ऑर्थो और पैरा से, और +R इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पोजीशन आप ध्यान से देखिए, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है। इसके नीचे एक पट्टी लगाकर लिखेंगे, मेटा पोजीशन नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। मेटा पोजीशन कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती, चाहे -R ग्रुप लगा हो चाहे +R ग्रुप लगा हो, मेटा पोजीशन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती। 2 पॉइंट क्लियर कर दीजिए, बाद में लिखिएगा। और देखिए तीसरा पॉइंट भी ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से तीसरा पॉइंट सुनिएगा। तीसरा और चौथा पॉइंट किताबों में अलग जगह पर लिखा होता है, टीचर्स भी अलग जगह पर लिखवाते हैं। हम तीसरा और चौथा पॉइंट पहले और दूसरे के साथ ही लिखवा देते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी बेटा बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इनकी मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जब भी रिएक्शन शो करते हैं हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, हमेशा। बेंजीन है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब देखिए बेटा एक बात बताइए बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है ये बेंजीन में उस जगह पर अटैक करेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, या जहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हो, वही अटैक करेगा। देखिए जब -R ग्रुप लगे होते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल -R ग्रुपों की प्रेजेंस में कहां पे अटैक करेंगे, मेटा पोजीशन। इसीलिए -R ग्रुपों को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उपस्थिति में जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो मेटा पोजीशन पर अटैक करते हैं। अच्छा, ये जो +R ग्रुप होते हैं इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर अटैक करेगा, और बेटा बोलो पैरा पे अटैक करेगा।
इसीलिए प्लस आर ग्रुपों को ओपीडी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है। समझा हम यहीं पर देते हैं, लिखवाएंगे तीसरे पॉइंट में, लिखवाएंगे तीसरे पॉइंट में कि माइनस आर ग्रुप आल्सो कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। माइनस आर ग्रुप आल्सो कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जबकि प्लस आर ग्रुप आल्सो कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। माइनस आर ग्रुप आल्सो कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और प्लस आर ग्रुप आल्सो कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये तीसरा और चौथा पॉइंट किताबों में अलग जगह पे लिखा मिलेगा, जहां पे वो लोग पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम माइनस आर और प्लस आर में ही ये दो पॉइंटों के साथ इन दो पॉइंटों को भी लिखवा दे रहे हैं। माइनस आर पहचान है, सेंटर एटम ने पाई बॉन्ड बनाया हो, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहलाते हैं। इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करता है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। क्लियर? लिख लीजिएगा। फिर चौथे पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब जरा सभी लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट। लास्ट के दोनों पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लेकर है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है, तो उसी को लेकर लास्ट के दो पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया माइनस आर होते हैं मेटा डायरेक्टिंग और प्लस आर होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब देखना, जब माइनस आर ग्रुप थे तो रिंग पर चार्ज क्या आया? पॉजिटिव। और जब प्लस आर ग्रुप थे तो रिंग पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव। सोचो, अगर हम यहां से इलेक्ट्रोफाइल को फेंकें तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज रिंग पर जाना ज्यादा पसंद करेगा या नेगेटिवली चार्ज रिंग पर? ऑफ कोर्स नेगेटिवली चार्ज रिंग पर। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ मुड़ जाएगा और यहां पे अटैक कर देगा। कहने का मतलब प्लस आर ग्रुपों की उपस्थिति में बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट हो जाता है। इसीलिए प्लस आर ग्रुपों को रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि माइनस आर ग्रुपों को रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को घटा देते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो लास्ट पॉइंट एक इसके नीचे लिखिएगा, एक इसके नीचे लिखिएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे माइनस आर ग्रुप आर रिंग deactivating group, minus R group are ring deactivating group because they decreases the reactivity of benzene towards
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए -R ग्रुपों को हम लोग कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, तो -R ग्रुप आर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप because they decreases the reactivity of benzene towards electrophilic substitution reaction। और यहां पे लिखेंगे +R ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप because they increases the reactivity of benzene towards electrophilic substitution reaction। तो इन्हें हम लोग कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। लास्ट के दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, लास्ट के दोनों पॉइंट रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, राइट। चलिए आइए बेटा, मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, देखो -R पाई बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होंगे, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग डीएक्टिवेटिंग होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। +R लोन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, रिंग पर निगेटिव आएगा, रिंग एक्टिवेटिंग होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। क्लियर? अब सुनना, लास्ट के दो पॉइंट कौन किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए, जब भी बेटा ये लास्ट के दो पॉइंट हम बताते हैं कि +R ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटिंग, ये रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो घटाते हैं। यहां पर मैं एक पॉइंट यहीं पर बच्चों को बता देता हूं, मैं आगे का वेट नहीं करता हूं। हेलोजन, हेलोजन देखिए बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं, हेलोजन +R ग्रुप है, कोई संदेह नहीं, क्योंकि लोन पेयर है। अच्छा, अगर ये +R है तो इनकी उपस्थिति में जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पर आएगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। परंतु अब सुनना, जितने भी +R ग्रुप होते हैं ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों को भेजते हैं, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तेज हो जाता है। इसीलिए +R ग्रुपों को रिंग एक्टिवेटिंग कहते हैं। परंतु सुन लो मेरी बात, हेलोजन जो होते हैं दे आर एक्सेप्शनली रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्यों डीएक्टिवेटिंग होते? एक्चुअली आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि हेलोजन -I होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अभी अभी पढ़ा कि लोन पेयर है तो ये +R है। देखिए बेटा, वैसे तो सारे इफेक्टों में रिजोनेटिंग इफेक्ट मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। जो रिजोनेंस करता है उसकी बात को कोई काट नहीं सकता, ना इंडक्टिव, ना इलेक्ट्रोमेरिक और ना हाइपर कंजुगेशन। परंतु हेलोजन इकलौता ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर रिजोनेटिंग इफेक्ट। इकलौता ऐसा केस है हेलोजन जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर रिजोनेटिंग इफेक्ट। इसलिए होता क्या है, ध्यान से देखेंगे, हेलोजन ने अपने +R इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉनों को अंदर भेजा, लेकिन -I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉनों को बाहर घसीटा। चूंकि -I इफेक्ट डोमिनेटिंग था तो बाहर घसीटा ज्यादा,
इसलिए रिंग पर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा, हैलोजन होता प्लस आर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिंग एक्टिवेटिंग नहीं, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। ओके बेटा, बात बेटा क्लियर हो रही है? हैलोजन पे ध्यान रखिएगा, प्लस आर है, कोई संदेह नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कोई संदेह नहीं, बस संदेह ये है होना चाहिए रिंग एक्टिवेटिंग, लेकिन होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि माइनस आई पावर डोमिनेटिंग होती है, बेंजीन पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो हो जाता है, इसलिए रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। ओके बच्चा? अच्छा, जब ये डिस्कशन हो जाता है तो अब मैं अपने छात्रों को लिखवाना चाहूंगा रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर ऑफ रिंग डीएक्टिवेटिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिंग डीएक्टिवेटिंग पावर। जवानों ध्यान सुनना प्लीज, मर्जिंग मत कर देना। रिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब है माइनस आर का ऑर्डर इंक्लूडिंग हैलोजन। आल्दो हैलोजन होता क्या है, प्लस आर, लेकिन एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिव। तो अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर लिखेंगे तो सारे माइनस आर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सारे माइनस आर डीएक्टिवेटिंग होते हैं, और लास्ट में आ जाएगा हैलोजन, क्योंकि भले ये प्लस आर होता हो लेकिन माइनस आई पावर डोमिनेटिंग होने के कारण ओवरऑल बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा। ओके, तो देखिए बेटा, रिंग डीएक्टिवेटिंग का जब भी ऑर्डर पूछा जाएगा, लास्ट में हैलोजन आपको लिखना पड़ेगा, माइनस आर के लास्ट में हैलोजन लिखना पड़ेगा। और इसका ऑर्डर बहुत लंबा चौड़ा होता है किताबों में, हम बहुत ही शॉर्ट में लिखवाते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक सारे माइनस आर के ग्रुप आए हैं, ये माइनस आर का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? माइनस आर का। और अगर इसी में हम लास्ट में हैलोजन भी लगा दें तो ये रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर बन जाएगा। तो यही माइनस आर का ऑर्डर है, यही रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर है। इसको यहां से हटा दीजिए तो ये माइनस आर का ऑर्डर बन जाएगा, और हैलोजन को लगा दीजिए तो रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर बन जाएगा। हैलोजन में भी ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये ध्यान। ओके, अब बात करते हैं, मैं फिर से बता दूं, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्लस आर माइनस आर का ऑर्डर पूछेंगे तो हैलोजन थोड़ा यहां रहेगा, हैलोजन तो प्लस आर होता है, इसको हटा दीजिए तो यहां से लेकर यहां तक माइनस आर का ऑर्डर बन गया। और अगर हैलोजन को पीछे डाल दिया तो यहां से लेकर यहां तक रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर बन गया, क्योंकि माइनस आई डोमिनेटिंग होने के कारण होता तो ये डीएक्टिवेटिंग है, भले ये प्लस आर होता हो लेकिन होता ये डीएक्टिवेटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिंग एक्टिवेटिंग। रिंग एक्टिवेटिंग पावर मतलब प्लस आर पावर। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, O माइनस NH2 OH OR
NHAC, एल्काइल और फिनाइल। ओके बेटा, ये बेटा रिंग एक्टिवेटिंग का ऑर्डर होता है और प्लस आर का ऑर्डर। अब देखना बेटा, अगर रिंग एक्टिवेटिंग का ऑर्डर लिखना है तो यहां तक हो गया। अब इसी में अगर प्लस आर का ऑर्डर पूछते, प्लस आर का, तो प्लस आर में हेलोजन भी होता, तो इसके पीछे क्या आ जाता, हेलोजन आ जाता। क्लियर बेटा, मतलब कुछ नहीं होगा। देखिए, रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर ये पूरा है और रिंग एक्टिवेटिंग का। अब अगर सवाल आता माइनस आर का ऑर्डर और प्लस आर का ऑर्डर बताओ, तो कुछ नहीं, हेलोजन यहां से हटता और यहां पर पीछे चला जाता, दैट्स इट। तो माइनस आर का ऑर्डर यहां से यहां तक बनेगा और प्लस आर का ऑर्डर यहां से यहां, और इसको भी लगा देंगे इसके पीछे। क्लियर? और रिंग डीएक्टिवेटिंग और रिंग एक्टिवेटिंग का पूछोगे तो हेलोजन चूंकि अपवाद है, प्लस आर होने के बावजूद भी डीएक्टिवेटिंग होता है, तो हेलोजन को प्लस आर से उठाकर माइनस आर में सबसे पीछे लगा देना, तो डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग का ऑर्डर आ जाएगा। कहने का बस मतलब समझो, जो ऑर्डर माइनस आर का है वही डीएक्टिवेटिंग का है, जो ऑर्डर प्लस आर का है वही एक्टिवेटिंग का है। सिर्फ बदतमीजी है हेलोजन के साथ, जो प्लस आर में होने के बावजूद भी डीएक्टिवेटिंग होता है। क्लियर? चले, ओके। तो इस प्रकार से आप लोगों ने माइनस आर और प्लस आर इफेक्ट को भी हमसे सीखा, राइट? हटाते इसको। आई बेटा, जब माइनस आर और प्लस आर आप लोगों ने ये सीख लिया, अब हम लोगों ने रेजोनेंस की बेसिक थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहेंगे। हटाते हैं इसको। ओके, तो एक बात सभी बच्चे सामने देखेंगे, रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको बस ये पढ़ाया है, रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, दो प्रकार का, पाई 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 पी, कैसे कराते हैं घुमा घुमा के मैंने खूब सिखाया, और ये भी कहा था घर पर प्रैक्टिस करिएगा अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो। उसके बाद हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी, लास्ट में हम लोगों ने रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़े, दो प्रकार के, माइनस आर प्लस आर। हेलोजन की बदतमीजी भी देखी, प्लस आर होने के बावजूद भी रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, आप देखिए। अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर 1। आप लोगों को बेटा याद है, जब भी हम लोग रेजोनेंस करवाते थे तो सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल हो जाता था और डबल बॉन्ड भी पार्शियल डबल हो जाता था। मतलब रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल में बदल गया, लंबाई कम हो गई, और डबल बॉन्ड पार्शियल डबल में बदल गया, लंबाई बढ़ गई। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ परिवर्तित हो जाती है? लिख सकता हूं। रेजोनेंस अल्टर्स द बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस अल्टर्स द बॉन्ड लेंथ। अल्टर का मतलब चेंज करता है, सिंगल बॉन्ड को छोटा कर देता है, डबल बॉन्ड को बड़ा कर देता है। ओके, जैसे जैसे एक ये दिया, एक ये दिया, और एक ये दिया। मैंने आपसे पूछा यहां पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्स एंगस्ट्रॉम है, यहां पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वाई एंगस्ट्रॉम है,
और यहां पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जेड एंगस्ट्रॉम। बताइए बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करिए, तो यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये प्योरली सिंगल होगा। यहां पर देखिए रेजोनेंस हो रहा, ये पार्शियल डबल होगा, और यहां पर भी देखिए रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी पार्शियल डबल होगा। तो सिंगल वाला सबसे लंबा हो गया। अब Y और Z को कैसे कंपेयर करें, देखिए यहां पे रेजोनेंस हुआ और फिर ये रेजोनेंस आगे एक्सटेंड हो रहा है, मतलब यहां पे रेजोनेंस होगा ज्यादा तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा ज्यादा, तो लंबाई होगी कम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, राइट। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये दिया, मैंने बोला ये वाला बॉन्ड ए एंगस्ट्रॉम है, CO बॉन्ड, ये CO बॉन्ड B एंगस्ट्रॉम है, ये CO बॉन्ड D एंगस्ट्रॉम है, और ये CO बॉन्ड E एंगस्ट्रॉम है। आपसे इनका ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पूछा। देखिए देखिए बेटा, यहां पर रेजोनेंस तो हो ही रहा है, ये इधर ये इधर। जब रेजोनेंस हुआ अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों स्ट्रक्चर जो बने हैं ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। जो स्ट्रक्चर ये है वही स्ट्रक्चर ये है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें रेजोनेंस कराने पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण बहुत बढ़ जाती है। ये मॉलिक्यूल हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके कारण मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है। अगर इन दोनों का आप हाइब्रिड देखेंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं ऊपर बना रहा हूं, आप देखिए बेटा, इसका जो हाइब्रिड बनेगा यही तो बनेगा, और ये हाइब्रिड चीख चीख कर कह रहा है कि ये बॉन्ड भी पार्शियल डबल है, ये बॉन्ड भी पार्शियल डबल है, मतलब डी और ई की बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर है। जबकि यहां पर देखिए ऐसा नहीं, ये बॉन्ड जो होगा ये ऑलमोस्ट डबल है और ये बॉन्ड जो है वो ऑलमोस्ट सिंगल है। क्यों, समझना। बहुत से बच्चे आके ये सोच रहे होंगे सर यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं, रेजोनेंस तो हो रहा है। लेकिन बेटा इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये नॉन पोलर से पोलर हो जाएगा। और आपने अभी अभी कंट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि नॉन पोलर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, तो इसको जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है वो इसकी तुलना में बहुत कम मिल रहा है। यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा नहीं मिल पाएगा, जबकि यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर जो रेजोनेंस होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए ये बॉन्ड में डबल कैरेक्टर बहुत ज्यादा और इसमें सिंगल कैरेक्टर बहुत ज्यादा। जबकि यहां पर इन दोनों के दोनों बॉन्ड आपस में बराबर हैं, पार्शियल डबल है। इसलिए आप देखिए तो यहां पे ये ऑलमोस्ट सिंगल होगा, क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस होगा वो ना के बराबर है और यहां पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ऑलमोस्ट सिंगल सबसे लंबा, ये बॉन्ड ऑलमोस्ट डबल तो सबसे छोटा, और ये दोनों पार्शियल डबल हो गए
आपस में बराबर। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ओके, ये बॉन्ड क्या हो गया, ऑलमोस्ट सिंगल, ये होगा ऑलमोस्ट डबल, और ऑफ कोर्स ये होंगे बिल्कुल बराबर पार्शियल डबल। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये रेजोनेंस का पहला एप्लीकेशन देखा कि रेजोनेंस अल्टर्स द बॉन्ड लेंथ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं रेजोनेंस का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने, जो एक क्वेश्चन के रूप में हम बच्चों को करा देते हैं। एक्सप्लेन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। याद करिए, इंडक्टिव इफेक्ट में ये ऑर्डर लिखवाया था, सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, उससे कम कार्बोक्सिलिक, उससे कम फिनॉल और उनसे कम एल्कोहल। आज आप लोग ये ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। आइए देखते हैं, देखिए ये रहा सल्फोनिक एसिड, इसने अपने अंदर से H+ को निकाला, ये देखिए सल्फोनेट आयन बन गया, और ये सल्फोनेट आयन जो है आप देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। सब लोग सामने देखते रहिए, बाद में लिखिएगा। ये जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ, और सबसे खास बात क्या है, सल्फोनेट आयन के जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। और मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला था, अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल की तुलना में हम इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा मानते हैं। मतलब हम ये बोलेंगे ये कंपैरेटिवली ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा आप देखिए कार्बोक्सिलिक को देखिए, इसने जब H+ को निकाला तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो इसमें भी है, आप देख सकते हैं। मतलब ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और वो भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन कितने, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके बेटा, मतलब देखिए बेटा, सल्फोनेट ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलेट कंपैरेटिवली लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपैरेटिवली लेस एसिडिक है। ओके बेटा, अच्छा, अगर हम लोग बात करें, इसी के नीचे फिनॉल की, जगह नहीं है मेरे पास, हम इसी के नीचे फिनॉल को दिखाएंगे, अभी आप ये लिख लीजिए।
ये पढ़ लीजिए पहले इसको, इसके बाद दो बातें आप लोगों से कर लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, पॉज करके लिख लीजिएगा। जरा मैं फिनॉल को देखना चाहूंगा। देखना बेटा, अगर हम लोग बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल ने भी H+ को रिमूव किया और ये फिनॉक्साइड आयन में बदल गया। फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। फर्दर आगे स्टेबलाइज होगा, लेकिन आप देखिए फिनॉक्साइड भले कार्बोक्सिलेट की तुलना में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबलाइज होगा, लेकिन बेटा जहां इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए वहां पे स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा मानी जाती है। तो यहां पर फिनॉक्साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन कार्बोक्सिलेट की तुलना में कम है, इसलिए कार्बोक्सिलिक की तुलना में फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। राइट बेटा, और बात करोगे अल्कोहल की तो समझ ही गए होगे, अल्कोहल में तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है ही नहीं। ओके, तो इस प्रकार से देखिए सल्फोनेट, कार्बोक्सिलेट, फिनॉक्साइड, एल्कोक्साइड। सल्फोनेट सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज, सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, कार्बोक्सिलेट कंपैरेटिवली लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपैरेटिवली लेस एसिडिक, फिनॉक्साइड और लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज, फिनॉल और कम एसिड, एल्कोक्साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही नहीं, एल्कोहल लीस्ट एसिडिक। इन चारों में क्लियर आई। ये हम लोगों ने दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा। अब बेटा हम लोग जा रहे हैं तीसरा एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसको बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। R1 बैच में बस यही पॉइंट और पढ़ा दिया है हमने, तो सारे बैचेस बराबर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए दो बातें मुझे आपसे करनी थी। दो चार बच्चे बेफालतू में परेशान हो रहे हैं। आपको ऑनलाइन में मैं जितने नोट्स लिखवा रहा हूं बेटा, विश्वास मानिए अगर उतना नोट्स आपने तैयार कर लिया 40+ क्वेश्चन आपके सही होंगे। ये आप लोग समझिए भाग्यशाली हैं कि आपको ऑनलाइन हम टीचिंग दे रहे हैं, जिससे आपको दाएं बाएं की जो बेफजूल बातें हैं हम वो आपकी हटा रहे हैं। उन बेफजूल बातों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो नीट में वास्तव में आते हैं। बिलीव मानिए, आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप हमारे इन नोट्स को तैयार रखिएगा, लास्ट ईयर के नोट्स मत पढ़िएगा। ठीक है, आपके 40+ सवाल सही होंगे अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ डाले, मेरी ऑब्जेक्टिव सीट आपने लगा डाली, और ओमेगा में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अच्छे से आप पेपर देते रहिए, अपनी कमियों को दूर करते रहिए। 40+ क्वेश्चन सही होने का मेरा आपसे वादा है। नोट्स तैयार होने चाहिए, मेरी ऑब्जेक्टिव सीट मिनिमम 2-3 बार लग जानी चाहिए, और ओमेगा में जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो देते रहिए। टेस्ट सीरीज से फायदा क्या मिलता है? अपनी कमियां दूर होती हैं। बहुत से बच्चों का टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है, वो सही हो जाता है 10-12 टेस्ट दे देकर, है ना। अच्छा, गोले भरने की कमियां दूर हो जाती हैं।
बहुत सारी कमियां होती हैं जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से दूर हो जाती हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 1 हो गया कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं इतना अच्छे से करिए, 40 प्लस सवाल ठीक हो गए। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, हम लोग जब ऑफलाइन में बेटा पढ़ते हैं ना, बच्चे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हंसी मजाक होने लगता है, तो वहां पे समय किल होता है। स्टॉप कर दिया, रिवाइज करा रहे हैं, आप लोगों का उतना ही काम 1.5 घंटे में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग को मैं पॉज नहीं करता हूं, आप अपना वीडियो पॉज कर लेते होंगे, लिखते होंगे, वीडियो पॉज करके आप चीजों को रिवाइज करते होंगे, तो मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर आपको 2 घंटे का ही पड़ता होगा। क्लियर बेटा? तो ये आपको बेनिफिट मिल रहा है कहीं ना कहीं, राइट? तो बस ध्यान रखिएगा, मेरा साथ देते रहिएगा, और हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कल जब ये हम पढ़ाएं आपको, तो आप पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, 2-3 क्लासें और लगेंगी और ये खत्म हो जाएगा, वो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 खत्म हो जाए। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।